हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह इस श्रृंखला का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलिए देखते हैं, इसी के साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है, कौन सा है? वह है बोगाजगोई अभिलेख। बोगाजगोई, जिसे एशिया माइनर अभिलेख भी कहा जाता है, जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेखों में महत्वपूर्ण है, जिसमें राजाओं का उल्लेख किया गया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जैसे जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व देवताओं का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बोगाजगोई अभिलेख 14वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि किस किस देवता का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्व जैसे कुछ महत्वपूर्ण देवताओं का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। जूनागढ़ में स्थित है यह, शक शासक रुद्रदमन से संबंधित है। ठीक है, और इस अभिलेख से हमें सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के इतिहास का ज्ञात होता है, जिससे ये पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था और किन किन शासकों द्वारा इसका मरम्मत कराया गया था। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, अशोक, रुद्रदमन आदि शासकों द्वारा इसका पुनरुद्धार कराया गया था, जिसमें से रुद्रदमन जो था वह स्वयं के मतलब अपने पैसे से इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इस नाम से भी या कह सकते हैं कि इस एक उपलब्धि के लिए भी उसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? मिहिरकुल को पराजित करने वाला शासक था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने मिहिरकुल को पराजित किया था। मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईसा पूर्व के आसपास मालवा शासक यशोवर्मन ने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था और उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि किस अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि मंदसौर अभिलेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है, जिससे में यह वर्णन किया गया है कि यशोधर्मन ने मिहिरकुल को पराजित किया था, जो हूण शासक था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय वृहत्तम या सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत गन्ने का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और यदि यह पूछ ले कि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था या किसके द्वारा कराया गया था? यह कराया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिल्ली का पुराना किला, जिसे किला ए कुहाना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा लगभग 1538 से 45 ईस्वी के मध्य कराया गया था। नेक्स्ट देखिए, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर कासिम। ठीक है, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट उस समय थे शाह आलम द्वितीय, इन लोगों की त्रिगुटीय शक्ति या कह सकते हैं कि इन तीनों लोगों के सम्मिलित प्रयास, और एक तरफ थे अंग्रेज, और अंग्रेजों ने इन तीनों लोगों को पराजित किया था। किसको? मीर कासिम। ठीक, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के जो शासक थे, कौन थे? अवध के शासक शुजाउद्दौला, इन तीनों लोगों को पराजित किया था, जिसके बाद बक्सर युद्ध के बाद ही आपकी इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन शामिल था। नेक्स्ट देखिए,
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? इसका जो आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध जो है वह अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक युद्ध साबित हुई, जिसके बाद अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वह भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अंग्रेज जो है भारतीय राज्य क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे थे। और उसके साथ साथ हस्तक्षेप करने के साथ साथ अब तक जो है भारतीय राजाओं और क्षेत्रों को या अपने अनुसार जो है उसको नियंत्रित करने लगे थे। तो कह सकते हैं कि बक्सर का जो युद्ध है ना वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। यह काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। ठीक है, और इनके द्वारा जो है 10 फरवरी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान यह थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास, इन्होंने मिलकर के बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले और इनके द्वारा 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? अंग्रेजों द्वारा रैतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वह सर्वप्रथम प्रारंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, भू राजस्व वसूली जिसके अंतर्गत 3 आते हैं, रैतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी और एक रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और एक और व्यवस्था है जो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, वो 3 थे जिसके अंतर्गत जो है पहला जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वह मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित की गई थी। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम कुछ और देखें तो यह तमिलनाडु के बारामहल, मद्रास प्रेसिडेंसी आदि में लागू किया गया था और इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। और यह व्यवस्था बम्बई के कुछ हिस्सों जिसमें पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग कर्नाटक में भी लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की गई और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 51% भाग जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी, हाँ सो देखिए, एक है रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है और अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, तो 3 व्यवस्थाएं जो है अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत के संदर्भ में शासन में पितृ सत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यह जो माना जाता है थॉमस मुनरो से। नेक्स्ट, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? मतलब किस पर प्रोस्पेक्टिव में या किस परिप्रेक्ष्य में जो है चार्टर अधिनियम 1813 को महत्वपूर्ण समझा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ही यह प्रावधान किया गया था कि भारत में शिक्षा के उद्देश्य के लिए या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये भी पूछ लेता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में शिक्षा पर सर्वप्रथम पैसे खर्च करने की या वित्त का आवंटन किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही आंसर का चयन कीजिए। इसमें जो है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस यह जो है कब हुआ था? 1876 में। ठीक, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? यह आया था आपका 1878 ईस्वी में। उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया था? बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वह 1885 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन एंड अवध एक्ट इसे कब पारित किया गया था? इसे 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, तो इससे अगर आप मिलान करना चाहें तो सबसे पहले आ जाएगा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस 1876, फिर वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, उसके बाद आ जाएगा बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन एंड अवध एक्ट 1890 ईस्वी। ठीक है, तो ए बी डी और सी, ए बी डी सी, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है
यह लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? यह थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो है, और बम्बई प्रेसिडेंसी स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुई थी, जिसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, इन्होंने मिल करके बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार द्वारा की गई थी? विजय राघव चेरियार द्वारा नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो 1920 ईस्वी में हुआ था। 1920 ईस्वी में यह नागपुर में हुआ था। और 1916 ईस्वी की बात करें लखनऊ अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। जबकि 1922 ईस्वी की बात करें तो 1922 ईस्वी में जो गया अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? क्रियाशील विधान परिषद का जो सृजन है वह चार्टर एक्ट 1853 द्वारा सृजित की गई थी। 1853 के चार्टर एक्ट ने कार्यपालिका और विधायिक शक्तियों को अलग कर दिया था, और इस दृष्टि से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण कदम था, और भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20, जॉन साइमन इसके सदस्य नहीं थे, जबकि पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर यह कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? इसके लेखक हैं आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इनके द्वारा कुछ और भी है, जैसे दादा भाई नौरोजी ने ये तो बहिर्गमन का सिद्धांत भी दिया था, किसके? धन के बहिर्गमन का। और इन्होंने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, यह कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण किताबें हैं जो पूछ लेता है एग्जाम में कि दादा भाई नौरोजी या अन्य किसी का नाम देकर कि इनकी द्वारा मुख्य लिखी गई मुख्य पुस्तकें कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी की जो प्रमुख किताबें हैं उसमें हम बता दे रहे हैं आपको। देखो, जैसे इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया है, दूसरा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तीसरा द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया है, और नेक्स्ट जो है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? जेके गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह उग्रवादी नेताओं में नहीं थे, जबकि बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इनकी गिनती जो है या कह सकते हैं या उग्रवादी नेताओं में शामिल थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? महिलाओं की भागीदारी जो है सबसे अधिक भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल देते हुए स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, अनाहिलेशन ऑफ कॉस्ट, अनाहिलेशन ऑफ कॉस्ट का लेख कौन है? या कह सकते हैं कि अनाहिलेशन ऑफ कॉस्ट के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनाहिलेशन ऑफ कॉस्ट के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और यह पुस्तक सर्वप्रथम 15 मई 1936 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके अतिरिक्त इन्होंने पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, वाइट कांग्रेस और गांधी हैव इनटू अनटचेबल्स नामक पुस्तकों की रचना भी की थी। तो इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई थी? इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे एक तो ये हो गया अनाहिलेशन ऑफ कॉस्ट, दूसरा है आपका पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है वाइट कांग्रेस, उसके बाद है गांधी हैव इन टू द अनटचेबल्स। ठीक है। नेक्स्ट,
बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? बारिंद्र घोष का संबंध किससे था? इनका संबंध था अनुशीलन समिति से, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 1907 ईस्वी कलकत्ता में की गई थी, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट याद रखिएगा 1907, और इसकी स्थापना जो है हुई थी कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है वो है सॉल्सेट। नेक्स्ट, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? वह है 14.2%। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है या बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? वह है नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, जबकि मेघालय, असम और मिजोरम की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। और जैसे त्रिपुरा हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सब की सीमाएं जो हैं बांग्लादेश के साथ लगती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इंडीज, जो आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ पे होता है? इनका संगम होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में इनका संगम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अधिकतम वार्षिक वर्षा जो है वह केरल में होती है। ठीक है, केरल में जो है 3055 मिमी होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2781 मिमी, सिक्किम में 2739, जम्मू कश्मीर में 1011 मिमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का जो संबंध है वह जल प्रबंधन से है। जैसे इसके नाम से यह हो रहा होगा, जैसे मतलब गेस कर रहे होंगे आप लोग कि हरियाली का संबंध जो है कृषि से रिलेटेड हो सकता है, मतलब सिंचाई व्यवस्था से या ऐसे जो है नलकूप इन सब से, लेकिन इसका जो संबंध है वह जल प्रबंधन से है। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है वह आपके गंगा की डेल्टाओं में नहीं पाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन इसका भाग नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं, जबकि दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका यह गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। आपको पता होगा कि जब महाद्वीपों का विखंडन हुआ था दो भागों में, ठीक है, एक तरफ जो है गोंडवाना लैंड, जैसे ये क्या था, एक पूरा महाद्वीप था, जो बीच में क्या था, पैंजिया, और ये इसके चारों तरफ जो है, मतलब इसका जो दो भागों में विखंडन हुआ, एक गोंडवाना लैंड एक अंगारा लैंड, और दो भागों में विखंडन के बाद बीच में दरार पड़ा, और दरार में जो जल भर गया उसे पैथालसा कहा गया। ठीक है, ये क्या था, पैंजिया, ये पूरा जो महाद्वीप था एक बड़ा सा, इसे पैंजिया कहा गया था। ठीक है, और ये पैंजिया का जब दो भागों में विखंडन हुआ था, एक इधर की तरफ गोंडवाना लैंड, दूसरा इधर की तरफ अंगारा लैंड, और इन दोनों के विखंडन से बीच में जो दरार पड़ा था इसमें पानी भर गया, जल भर जाने से एक झील का निर्माण हुआ जिसे पैथालसा कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता था? इसे देखिए क्वेश्चन में आ भी गया, इसे कहा जाता था पैंजिया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। ये मरुस्थल दिया है और यह देश दिए हैं, सोनोरन मरुस्थल, तकलामकान मरुस्थल, काराकुम और गिब्सन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गिब्सन मरुस्थल जो है ब्राज़ील दिया है, जो कि गलत है। गिब्सन मरुस्थल जो है वह आपका सिम्पसन हो गया, गिब्सन हो गया, यह मरुस्थल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए गिब्सन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया, हाँ गिब्सन मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि सोनोरेन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चाइना और काराकुम मरुस्थल जो है वह तुर्कमेनिस्तान में है। नेक्स्ट, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें सभी प्रकार की जलवायु कटिबंधें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह यांगटीसी नदी है।
अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो इसकी जो लंबाई है वह आपकी 8,915 मील या कह सकते हैं 6,300 किलोमीटर है, जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शुक्ला फाटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? शुक्ला फाटा वन्यजीव अभयारण्य है नेपाल में। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कहवा निर्यातक देश है कोलंबिया। टैगा वन की विशिष्टता क्या है? इसकी विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। ठीक है, देखिए टैगा वन जो है समशीतोष्ण क्षेत्र की प्रमुख विशिष्टता है और इस प्रकार की जो वन है वह 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। अमेरिका और यूरेशिया के जो उत्तरी अक्षांशों के बीच में, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में यह पाए जाते हैं। समुद्र तल से 1500 से लेकर के 200 मीटर की ऊंचाई के बीच पर्वतों के अग्रभागों पे इनका जो है विकास होता है। इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, शंकु के आकार की होती है और यह कोणधारी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर कितनी है? भारत की सकल प्रजनन दर है 2.4। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। यहाँ पे जो है पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता के प्रतिशत में न्यूनतम अंतर है, जबकि अन्य राज्यों में देखा जाए तो इसका अंतर जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? जनजातियों की जो सबसे अधिक संख्या है वह आपकी पाई जाती है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन अर्थात 10 लाखी नगरों की सूची अंतिम स्थान पर 10 लाखी अर्थात 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? अंतिम स्थान पर है कोटा, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, अधोलिखित राज्यों में किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई है? सबसे अधिक साक्षरता वृद्धि बिहार में दर्ज की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की जो प्रतिशतता है वह कितनी है? यह प्रतिशतता है 59.29%। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का प्रतिशत जो है वह न्यूनतम है? वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुआ और 31 मार्च 1979 तक चलता रहा। ठीक है, 1974 में यह प्रारंभ हुआ था और 1979 तक चला था। ठीक है, और यह जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी, जिसे 1 वर्ष पूर्व ही इसे समाप्त कर दिया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ नारा के साथ दिया गया था और गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य लक्ष्य था और इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? कृषि वित्त का जो प्रमुख सिद्धांत वो क्या है? उद्देश्य, व्यक्ति या उत्पादकता नियोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। कृषि वित्त ग्रामीण विकास एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़े कार्यों के संपादन से संबंधित ऐसी वित्त संस्थाएं हैं जो उसके आपूर्ति, थोक, वितरण, प्रसंस्करण और विपणन के वित्त पोषण के लिए समर्पित एक विभाग के रूप में इसे जाना जाता है और किसानों की जो ऋण आवश्यकताओं को इसके द्वारा पूरा किया जाता है या कह सकते हैं कि निम्नलिखित माध्यमों से पूरा किया जाता है। ठीक है, चलिए ये था आज का लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले पार्ट में जो है नेक्स्ट 50 प्रश्नों को जो है सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।
धन्यवाद।